देहाती उसे हालमीर हाउस कहते थे और अब कोई इसके करीब नहीं जाता था। इसकी खिड़कियां टूटे हुए दांतों की तरह बिखरी थी, छत पुराने वक्तों के बोझ तले झुकी हुई थी और बैलों ने पत्थर की दीवारों को जकड़ रखा था। रात को लोग कसम खाते थे कि उन्हें अंदर मध्यम रोशनी टिमटिमाती नजर आती थी, हालांकि घर में कई दहाइयों से बिजली नहीं थी। 17 साला आर्या ने ये सारी कहानियां सुन रखी थी। कहते थे कि कभी एक खानदान यहाँ रहता था, एक माँ, बाप और उनकी छोटी बेटी एल्वेन। एक तूफानी रात में वो लड़की गायब हो गई। कुछ ने कहा वो भाग गई, दूसरों ने दावा किया कि घर ने इसे खुद ले लिया। इसके बाद वालिदैन मुर्दा पाए गए और घर को सील कर दिया गया। मगर आर्या भूतों पर यकीन नहीं रखती थी। वो एक अर्बन एक्सप्लोरर थी, हमेशा अपनी फोटोग्राफी के ब्लॉग के लिए वीरान जगहें तलाश करती थी। जब वो सूरज गुरूब होने के फौरन बाद हालमीर हाउस पहुंची तो आसमान गहरा जामुनी था और हवा में एक अजीब खोखली सी सीटी गूंज रही थी। उसने जंग आलूद गेट को धकेला। गेट चलाया जैसे उसे तकलीफ हुई हो। अंदर बाग मुर्दा फूलों और मुड़े हुए दरख्तों का कब्रिस्तान था। सामने का दरवाज़ा पहले ही थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे इसका इंतजार कर रहा हो। आर्या अंदर दाखिल हुई। हुआ जमा देने वाली सर्द थी। इसके जूते टूटे हुए शीशे और सड़ती हुई लकड़ी पर चमड़ा। वसी दालान इसके सामने फैला हुआ था, इसकी दीवारों पर पुराने खानदान की फटी हुई तस्वीरें लगी थीं। हर पेंटिंग में छोटी एल्वेन सीधी आर्या की तरफ देख रही थी, इसी सर्द परेशान कुन मुस्कुराहट के साथ। आर्या को सर्दी महसूस हुई, लेकिन वो आगे बढ़ती गई। वो धूल भरे कमरे में से गुजरी जहां एक टूटा हुआ पियानो कोने में पड़ा था। इसकी चाबियां पीली और फटी हुई थीं। जब वो इसके पास से गुजरी तो एक अकेला सर खुद ब खुद बज उठा। आर्या रुकी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने घबराहट में हंसते हुए कहा, पुराना घर, फर्श हल रहे हैं, बस यही है। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। तब उसने एक अजीब चीज देखी। दालान में एक लकड़ी का फर्श का टुकड़ा बाकियों से नया लग रहा था, साफ सुथरा, कम खराब, जैसे गैर मुतालिका। तजस्सुस उसे इसकी तरफ खींच ले गया। वो घुटनों के बिल बैठी और अपनी उंगलियां इस पर दबाएं। तख्ता हिला। मेहनत से इसने इसे उठाया और उसकी सांस रुक गई। इसके नीचे एक छुपा हुआ धाती हैंडल था, एक ट्रैप डोर। इसके हाथ कांप रहे थे जब इसने इसे खोला। ठंडी हवा का एक झोंका ऊपर आया, जिसमें फफूंदी, जंग और कुछ मीठी सी सौरान की बो शामिल थी। इसकी फ्लैश लाइट की रोशनी ने नीचे की तारीकी को चीरा, जिसमें पत्थर में खुदी हुई एक तन बिलखाती सीढ़ी नजर आई। इसकी हर जिबिलत इसे जाने के लिए चीख रही थी, लेकिन आर्या नीचे उतरने लगी। हर कदम दिल की धड़कन की तरह गूंज रहा था। नीचे पहुंचकर उसे एक छोटा गोल कमरा मिला। दीवारों पर पुरानी शफ गुड़ियों से भरी हुई थी, दर्जनों गुड़ियां, कुछ खूबसूरत, कुछ टूटी हुई, कुछ की आंखें गायब। ये सब कमरे के मरकज की तरफ देख रही थी। दरमियान में एक छोटा लोहे का झूला खड़ा था। इसके अंदर एक बच्चे के साइज का धूल भरा कंबल पड़ा था। झूले के ऊपर दीवार पर अल्फाज पत्थर में गहराई से खोदे गए थे, वो मरी नहीं। वो इंतजार कर रही है। आर्या को अपनी जिल्द पर खारिश महसूस हुई। इसने झूले के साथ एक छोटी मेज पर एक चमड़े की जल्द वाली किताब देखी। इसके हाथ कांप रहे थे। उसने इसे खोला। ये एक डायरी थी। आखिरी इंदराज था, एल्वेन दूसरे बच्चों जैसी नहीं। घर उसकी सुनता है, ये इसकी हिफाजत करता है। हमने इसे नीचे बंद कर दिया है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन घर हमसे नाराज है। एक मध्यम चरचराहट की आवाज ने आर्या को ऊपर देखने पर मजबूर किया। झूला हिलने लगा, पहले आहिस्ता, फिर तेजी से। शेल्फोहे पर रखी गुड़ियों ने यकदम अपने सर झुकाने शुरू कर दिए। आर्या पीछे हटी। इसकी फ्लैश लाइट टिमटिमा रही थी।
कंबल के नीचे से एक नरम आवाज आई, आर्या, मेरे साथ खेलो। खौफजदा आर्या भागने के लिए मुड़ी, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। जहां वो थी, वहां सिर्फ एक ठोस दीवार थी। वो वापस मुड़ी। झूले में पड़ा कंबल आहिस्ता से सरक गया। एक छोटी लड़की उठकर बैठ गई। इसकी जल्द राख की तरह पीली थी। इसके बाल उलझी हुई लटों में उसके चेहरे पर लटक रहे थे। जब उसने अपना सर उठाया तो आर्या ने इसकी आंखें देखी, मुकम्मल तौर पर सफेद, कोई पुतलियां नहीं। एल्वेन मुस्कुराई, मैं कब से तन्हा हूँ। कमरा कांपने लगा। गुड़ियां शेल्फोहे से गिरकर टूट गई। दीवारें किसी जिंदा चीज की तरह धड़कने लगी। आर्या चीख उठी और पत्थर पर हाथ पीटने लगी, लेकिन यह बेकार था। एल्वेन झूले से बाहर निकली। इसके छोटे कदमों की कोई आवाज नहीं थी। इसने आर्या का कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया। फिक्र मत करो, इसने सरगोशी की। घर तुम्हें पसंद करता है। और उसी लम्हे आर्या ने इसे महसूस किया। हालमीर हाउस की मौजूदगी उसे घेर रही थी, उसे जकड़ रही थी, उसे अपना बना रही थी। जमीन पर सुबह हो चुकी थी। देहातियों को बाद में ट्रैपडोर खुला मिला। घर खौफनाक हद तक खामोश था। लेकिन अगर आप रात को करीब से सुने तो आपको फर्श के नीचे कदमों की आवाजें सुनाई देंगी और गहरी तारीकी में दो लड़कियों की सरगोशियां। एक जाने की इल्तिजा कर रही है, दूसरी उसे जाने नहीं दे रही। But Arya didn't believe in ghosts. She was an urban explorer always chasing abandoned places for her photography blog. When she arrived at house just after sunset, the sky was a deep purple and the wind created a strange hollow whistle. She pushed open the Rasi gate. It screamed as it moved. Inside the garden was a graveyard of dead flowers and twisted trees. The front door was already slightly ajar, as if waiting for her. Arya stepped inside. The air was freezing. Her boots scratched against broken glass and rotting wood. The grand hallway stretched before her, lined with torn portraits of the old family. In every painting, Lilita stared straight at Arya with the same cold, dense smile. Arya felt a chill but pressed on. She moved through the dusty living room where a broken piano sat in the corner. Its keys were yellowed and cracked. As she passed it, a single note sounded on its own. Arya stopped. Her heart hammered. She left nervously. Old house, shifting floors, that's all. She continued toward the staircase. That's when she noticed something odd. One of the wooden floorboards in the hallway looked more than the rest. Lena, less damaged, almost out of place. Curiosity pulled her toward it. She knelt and pressed her fingers against it. The board shifted. With effort, she pried it up and guessed. Beneath it was a hidden methane, a trapdoor. Her hands trembled as she pulled it open. A blast of icy air rushed up, carrying a smell of mildew, rust, and something sweetly rotten. Her flashlight beam cut through the darkness below, revealing a narrow, winding staircase carved into stone. Against every instinct screaming at her to leave, Arya began to descend. Each step echoed like a heartbeat. At the bottom, she found a small circular room. The walls were lined with old shelves filled with dolls, dozens of them. Some beautiful, some cracked, some missing eyes. All of them faced the center of the room. In the middle stood a small iron crib. Inside it lay a dusty blanket. On the wall above the crib, words were scratched deeply into the stone. She is not dead. She is waiting. Arya felt her skin crawl. She noticed a book on a small table beside the crib. Her hands shaking as she opened it.
It was a diary. The last entry read, "Is not like other children. The house listens to her. It protects her. We have locked her below so she cannot hurt anyone. But the house is angry with us." A faint creaking sound made Arya look up. The crib began to rock, slowly at first, then faster. The dolls on the shelf started to tilt their heads in unison. Arya backed away, her flashlight flickering. A soft voice drifted from beneath the blanket. "Arya, play with me." Terrified, Arya turned to run, but the staircase was gone. Where it had been, there was only a solid wall. She spun back around. The blanket in the crib slowly slid off. A small girl sat up. Her skin was pale as ash. Her hair hung in tangled strands over her face. When she lifted her head, Arya saw her eyes completely white, no pupils. "Smile. I've been lonely for so long." The room began to tremble. Dolls fell from the shelves and shattered. The walls pulsed like a living thing. Arya screamed and pounded against the stone, but it was useless. Stepped out of the crib. Her tiny feet made no sound. She took Arya's trembling hand. "Don't worry," she whispered. "The house likes you." And in that moment, Arya felt it, the presence of house wrapping around her, tightening, claiming her. Above ground, dawn came. The villagers later found the trapdoor wide open and the house eerily silent. But if you listen closely at night, you can hear footsteps pacing beneath the floor and two girls whispering in the dark. One begging to leave, the other refusing to let her go.